हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू फिजिकल साइंस पेपी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने यूपी पीएससी का जो फॉर्म भर रहे हो, बहुत सारा इसमें एम्बिग्यूटी ये है कि जो ओटीआर आप लोगों ने अप्लाई किया है उसको केवल मैक्सिमम 3 टाइम्स तक आपको अलाउ किया है उन्होंने मॉडिफिकेशन के लिए। बट मेरा कहना ये है कि अगर आपको 3 चांस मिलेगा, मान लीजिए आपको 3 चांस मिलता है तो, और एज है आपका 21 ईयर्स तक, 21 ईयर से आप अप्लाई करते हैं और 40 ईयर्स तक आप अप्लाई करते हैं, तो इन 19 सालों में क्या आपके पास केवल 3 बार चांस मिलेगा? क्या क्या जस्टिफिकेशन है इसका? तो इसके ऊपर मैं आपको आज बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने भी किया था, मेरा 3 चांस जो है एग्जॉस्ट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर गया था अपना आरपीएस यूपीपीएससी प्रयागराज गया हुआ था। वहाँ पर मैंने एक एप्लीकेशन भी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, और यहाँ से रिसीविंग भी ले लिया था कि मुझे और चांस दिया जाए, सो दैट मैं अपनी कैटेगरी चेंज करूँ और मैं फिर से उसमें मॉडिफाई अपने फॉर्म को कर सकूं। तो उन्होंने इस तरीके से रिसीविंग लेकर मुझे दे दिया है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखिए 8 से 10 लाख लगभग फॉर्म भरे जाते हैं, और मैं मान के चल रहा हूँ कि कम से कम 1 लाख लोगों का सेम प्रॉब्लम होगा जैसा कि मेरा प्रॉब्लम है। ये मेरा खुद का अकेला का प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ ये मैं बताना चाहता हूँ कि मॉडिफिकेशन का ऑप्शन में बढ़ाना क्यों चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला रीज़न ये है फ्रेंड्स, 21 साल से 40 साल तक आपको जनरल एज कैटेगरी को मिल रहा है कि फॉर्म भर सकता है, अप्लाई कर सकता है। तो इन 19 सालों में तो 19 बार फॉर्म भरेगा। रही बात ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी, क्या हर बार इनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन सकता है? मान लीजिए मैं अभी, मेरे घर में कोई जॉब में नहीं है जिसकी जो एनुअल इनकम है 8 लाख से कम है, 8 लाख से कम है, तो मैं ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल हूँ। वही सेम कंडीशन है ओबीसी नॉन क्रीमिलियर का। अगले मतलब नेक्स्ट ईयर मान लीजिए मेरे घर में किसी को जॉब लग गया और हमारी जो एनुअल इनकम है 8 लाख एंड एबव हो गई, तो मैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को मैं क्या करूँगा? नहीं बनाऊँगा। तो उसमें क्या करूँगा? ओटीआर में अपना ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर, इसका जो ऑप्शन है उसको मैं मॉडिफाई करूँगा कि नहीं करूँगा? अगर करूँगा तो मान लीजिए 3 बार चांस मिल रहा है, मेरे 3 चांस अगर मान लीजिए ख़त्म हो गए, या फिर एक बार ऐसा हुआ कि मेरा 2 चांस किसी और कारणवश ख़त्म हो गए, तो अब इसके कारण क्या है कि 19 सालों में 19 बार के फॉर्म में केवल क्या 3 बार का क्या लॉजिक है? नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, उसमें ये भी है कि जो टेम्प्रोरी एड्रेस है आपका, मान लीजिए आप आज यहाँ पर जॉब कर रहे हो, यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो ग्वालियर में, कल 2 साल बाद आप चले गए बीएचयू बनारस में, तो हर 2 साल पे आपका टेम्प्रोरी एड्रेस चेंज हो रहा है। तो हर 2 साल पे चेंज हो रहा है फ्रेंड्स, तो क्या 3 ही बार केवल आपको मिलेगा अटेम्प्ट आपका टेम्प्रोरी एड्रेस चेंज होने में? तो इसलिए इसका मैंने ज्ञापन दिया है, एक एप्लीकेशन लिख कर आयोग को बाकायदे दिया है और एड्रेस किया है चेयरमैन और सेक्रेटरी दोनों लोगों को। देख सकते हो 25 फरवरी 2025 को मैं गया था प्रयागराज, वहाँ पर मिलने गया था। तो वहाँ पर जो एक आईजीआरएस सेक्शन है, आईजीआरएस सेक्शन है, आईजीआरएस सेक्शन में जो अधिकारी जो बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप मुझे यूपीपीएससी चेयरमैन या फिर सेक्रेटरी से मुझे वार्ता कराइए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ग्रीवेंस सेल जो है, मैंने कितनी बार अपने ग्रीवांसेस को ऑनलाइन पोर्टल पे लिखा भी था और रेफरेंस नंबर भी थे मेरे पास काफ़ी, बट उन्होंने आज तक रिप्लाई नहीं किया, महीनों हो गए। तो मैंने बोला कि हर जगह, चाहे आरपीएससी में चले जाइए या फिर एचपीएससी में चले जाइए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में, वहाँ पर भी जो है सचिव से या फिर चेयरमैन से, सेक्रेटरी से मिलने का टाइम फिक्स है। तो यूपीपीएससी में क्यों नहीं है? क्या यह आयोग जो है संवैधानिक नहीं है क्या? तो मेरा ये लॉजिक था। और तब उन्होंने बोला कि नहीं, आज तक हमने भी कभी मिलने की कोशिश नहीं किया और ना तो कभी मिलते हैं वो, आप अपना ऑनलाइन जो भी कंप्लेन है दर्ज कर दीजिए। तो हमने ऑनलाइन तो दिखाया है, बोले कि अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन में अगर रिप्लाई नहीं करते हो तो फिर मैं किसको फर्दर रिपोर्ट करूँगा। तो उन्होंने बहुत बेहुदा लॉजिक दिया
और फिर लास्टली फाइनली उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपका डुप्लीकेट OTR बना देंगे, आप 700 रुपये दे दीजिए, ये मेरे हाथ जेब में नहीं जाएगा, जो अंदर जो इनके पास एडमिन कंट्रोल है पासवर्ड का वो उनके पास जाएगा। तो अगर आप एग्री हो तो 700 रुपये दे दीजिए और मैं आपका OTR जो है डुप्लीकेट बना दूंगा। इसके पहले मेरे जस्ट पहले 2 यादव ग्रुप थे, 2 यादव लोग थे, उन्होंने सेम 700 रुपये देकर, 700 नहीं दिया, उनका डिमांड था 700, लेकिन उन्होंने 500 रुपये देकर डुप्लीकेट OTR वहाँ से IGRS पोर्टल पे जो अधिकारी हैं, और एक चपरासी है, मोटा सा है, उसका मैंने नाम पूछा लेकिन नहीं बताया उसने। तो उसने क्या किया, सबसे मतलब डीलर मैन वही है और वो पैसा लेता है और जेब में किसके डालता है भगवान जाने। तो ये दोनों लोग जो है काफ़ी करप्ट हो चुके हैं। आयोग को मैं मान रहा हूँ कि इस चीज़ में सुधार देना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं ऑनलाइन पोर्टल पे कोई कंप्लेन करता हूँ तो उसका कुछ टाइम फिक्स होना चाहिए कि आपको 7 डेज़ या फिर 14 डेज़ या फिर महीनों के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ऐसा करके इनके पास एक ब्लैक एंड वाइट में एक ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो नंबर 2 चीज़, फिर उन्होंने क्या किया, डुप्लीकेट उस यादव ग्रुप का जो 2 बंदे थे, बच्चे थे, यादव थे, मेरे से जूनियर थे, छोटे थे, तो इसलिए मैं उनको बच्चा ही बोल रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि पैसा दे दिया और उन्होंने OTR बनवा लिया, नया OTR नंबर लिया। फिर उसके देन एंड देयर वो जाकर वहाँ पर साइबर कैफ़े में, बगल में था दुकान, क्या बोलते हैं, सिविल लाइंस में ही। तो उन्होंने जब फॉर्म अपना भरना स्टार्ट किया तो देखा कि उसमें कुछ एम्बिग्विटी थी, मदर के नाम में या फिर फादर के नाम में, ऐसे करके कुछ एम्बिग्विटी थी। तो दौड़ते हुए भागते हाफते आए फिर से वहाँ पर IGRS पोर्टल में अधिकारी से मिलने। बोले कि सर मैं आपने जो OTR बनाया था उसमें मेरी मदर का नाम या फादर का नाम जो है गड़बड़ है, उसके आगे कुछ क्रॉस या फिर हाइफन या फिर ऐसे करके लगा हुआ है। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं होता है यार, सही है, सब कुछ सही है। भाई मैं कहना चाहता हूँ, फिर मैंने उनको कंसोल किया कि यार जब आपके पास 3 ही चांस मॉडिफिकेशन का है, यदि आप मान लीजिए फिर से मॉडिफाई कर रहे हो, अगर मॉडिफाई कर भी रहे हो तो वो मॉडिफाई नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स आपके पास ऑलरेडी OTR है। तो OTR है, 2 डुप्लीकेट OTR अगर आप बना रहे हो तो एक तरीके से फर्जीवाड़ा में कल को आपको डिबार्ड भी घोषित कर देगा आयोग, बोलेगा कि आपने 2 OTR क्यों बनाया है, तो डिबार्ड भी घोषित हो जाओगे। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं कराऊंगा, मैं सीधे एप्लीकेशन दूंगा। अगर आप मेरे एप्लीकेशन को नहीं पहुंचाएंगे, अगर उसका रिप्लाई नहीं आया, अगर मुझे मॉडिफिकेशन ऑप्शन नहीं आया, तो मेरे पास ये है जो है रिसीविंग है आपका, और मैं कोर्ट का रुख अपनाऊंगा। तो बहुत सारे लोग मेरे से एग्री भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं एग्री होंगे। जो नहीं एग्री हो रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए मुझे। जो एग्री हो रहे हैं तो वो भी बताइए कि मैंने क्या किया, ठीक किया कि क्या किया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने पैसा देने से इनकार कर दिया और मेरा OTR जो है नहीं बना और मैं उसी OTR पे फॉर्म भरूंगा। मेरी जनरल कैटेगरी थी, मैं सोच रहा था उस कैटेगरी को चेंज करूंगा, बट मेरा नहीं हुआ है। कल को मेरा अगर सिलेक्शन होता है, मैं प्री क्वालिफाई करता हूं या फिर नहीं करता हूं, तब भी मैं कोर्ट केस तो करूंगा ही करूंगा, ठीक है। और रही बात, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे बहुत सारे चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई रिप्लाई अच्छे नहीं मिल रहे हैं पॉजिटिव मैनर में, ना तो कोई वहाँ पर बात कर रहा है। बहुत ही बेहुदा, हर मतलब मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कोई आयोग। तो ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग यूनाइट होइए और इसके विरोध में ऐसा मतलब एक ऐसा करिए कि ताकि जो है आपके जो मॉडिफिकेशन ऑप्शन जो 3 चांस मिल रहे हैं उसको बढ़ाया जाए, या फिर कुछ ऐसा सलूशन दे, या फिर कुछ ऐसा सलूशन दे कि जो है जो चीज़ें अमेंडेबल हैं, जो मॉडिफाई हैं, उनको उस दायरे से हटा दे, मॉडिफिकेशन के दायरे से हटा दे। मेरा यही कहना था, इसीलिए मैंने ये एप्लीकेशन सारा लिखा है और मैं आपको यहाँ पर रिसीविंग भी दिखा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जैसे ही नया कोई अपडेट आता है मेरे रिप्लाई से, जो मैंने एप्लीकेशन लिखा है रिप्लाई कुछ भी आता है, या फिर जो मेरे रेफरेंस नंबर हैं ग्रीवांसिस पोर्टल में, मैं आप लोगों को तुरंत सूचित करूँगा। तो चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।